प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम लोग क्लास 8 के सिविक्स नागरिक शास्त्र जो सामाजिक विज्ञान का एक अंग है, उसका अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। इसमें भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य की चर्चा कर रहे हैं। आधारभूत मूल्य जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है, उसके बारे में मुख्य रूप से देख रहे हैं। हम लोगों ने वीडियो के पहले भाग में आधारभूत मूल्य के रूप में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की चर्चा किए हैं। वीडियो के इस भाग में हम लोग लोकतंत्र एवं अन्य आधारभूत मूल्यों को जानेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि राज्य अपने शक्ति का प्रयोग यानी शासन, सत्ता अपनी शक्ति का प्रयोग जनता के लिए करेगी, क्योंकि वह जनता के द्वारा चुनकर बना हुआ शासन होता है। हमारे देश में जनता में शासन शक्ति निहित होती है, अर्थात जनता का सर्वोच्च स्थान है और जनता बहुमत के निर्णय द्वारा शासक वर्ग को चुनता है और यह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव के रूप में उनका चयन करता है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा जनप्रतिनिधि यानी शासन करने वाले लोग चुने जाते हैं। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? पिछले कक्षाओं में, क्लासेज में हम लोगों ने इसके बारे में देखा भी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि एक विशेष उम्र के बाद, जैसे भारत में 18 वर्ष निर्धारित किया गया है, 18 वर्ष की उम्र के बाद किसी भी भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार अपना शासक चुनने के लिए होता है। इसे ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जो चुने जाते हैं, शासन चलाया जाता है। राज्य में कोई विशेष वर्ग नहीं होता है जिसे विशेष अधिकार प्राप्त होता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार बनती है, उसे पुनः 5 साल के बाद बदला भी जा सकता है। यही लोकतंत्र की मूल आत्मा है। इसे ही लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। 2014 ईस्वी में भारत में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था, चुनाव हुआ था, और 2019 ईस्वी में 17वीं लोकसभा का गठन किया गया है, जो अभी शासन कर रहा है। भारत में लोक प्रतिनिधित्व के रूप में शासन चला रहा है। लोकतंत्र के बाद गणराज्य, रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ यह हुआ कि भारत में राज्य का अध्यक्ष या शासक का पद वंशानुगत नहीं होता है, अर्थात राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, प्रधानमंत्री का बेटा सीधे प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बल्कि वह निर्वाचित होता है। अर्थात भारत में राज्य का जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वह एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। और जब जनता द्वारा चुनकर शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है, तो वही व्यवस्था गणराज्य है, रिपब्लिक है। भारत में प्रत्यक्ष तरीका से राज्य का अध्यक्ष का चुनाव होता है और अप्रत्यक्ष तरीका से संवैधानिक प्रधान भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका चयन किया जाता है। भारत में भारत का संवैधानिक प्रधान का पद राष्ट्रपति का है। यह पद भारत में सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र घोषित हुआ था और भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। अब आइए आप पता कीजिए कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, और साथ ही यह भी पता करने का प्रयास कीजिए कि भारत में अभी तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं। यह जो जगमगाता हुआ भवन देख रहे हैं, यह भारत का राष्ट्रपति भवन है, जहां राष्ट्रपति रहते हैं।
इसके बाद देखेंगे न्याय। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय की चर्चा की गई है और प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय दिलाने की बात कही गई है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिकों को जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर समानता दिया जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सारे व्यक्ति किसी भी स्तर पर समान हैं, वो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो सरकारी नौकरी में अफसर हो या अन्य स्थानों पर समान भाव से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि भारत में जो राष्ट्र की संपत्ति है, उत्पादन है, जो उत्पादन होता है, वितरण है साधनों का, उस पर सबका न्यायोचित अधिकार होगा। केवल कुछ ही व्यक्ति के हाथ में संपत्ति पर अधिकार स्थापित नहीं किया जाएगा, उसका केंद्रीकरण नहीं होगा, बल्कि लोगों के बीच विकेंद्रीकरण होगा, बंटवारा होगा। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त हो, यही आर्थिक न्याय है। भौतिक संपदा यानी जो अर्थव्यवस्था के साधन है, उस पर नियंत्रण किसी खास व्यक्ति या वर्ग का न हो, बल्कि उसका बंटवारा इस प्रकार का हो जिससे सामूहिक हित यानी सबका हित सधे, सबको उसका लाभ प्राप्त हो। पुरुष एवं स्त्री सबको समान काम मिले और सबको समान काम के बदले समान वेतन मिले। सबको भारत में समान अवसर प्रदान कराने के लिए कई कार्य भी किए गए हैं। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का ही एक अंग है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। समस्त नागरिकों को जैसे वोट देने का बिना भेदभाव किए हुए अधिकार प्राप्त हो। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि प्रत्येक नागरिक, जो भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें विचार अभिव्यक्ति यानी अपने विचार प्रकट करने का, विचारों की अभिव्यक्ति करने का, किसी भी चीज में विश्वास करने का, धर्म कोई भी धर्म मानने का उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो, उन पर कोई रोक टोक न हो। वे प्रत्येक व्यक्ति अपने पसंद के धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हों। वह अपने विचार को कहीं भी व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन यह स्वतंत्रता वहीं तक उन्हें दी गई है जहां से देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव न पड़े। तो इस तरह से स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया है। समानता। समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को उनके व्यक्तित्व एवं अन्य तरह के विकास के लिए समुचित अवसर प्राप्त करवाया जाए, कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के समुचित विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान कराना होगा। सभी नागरिक अपनी क्षमता, गुण और प्रतिभा के अनुसार किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं। वे उस पद या स्थान के हकदार होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश सबके लिए सुलभ हो। छुआछूत को इसी के कारण से एक दंडनीय अपराध भारत में घोषित किया गया है। बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, आदर्श, ये जो आदर्श प्रस्तावना में है, न्याय के, स्वतंत्रता के, समानता के, इन्हें तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जो सभी भारतीयों में बंधुता हो, भाईचारा स्थापित हो। इसके बिना हम मूल संविधान के आधारभूत आदर्शों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः बंधुता, भाईचारा अनिवार्य शर्त है और जिसकी गारंटी अर्थात नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों के रूप में दी गई है। व्यक्ति की गरिमा। समाज, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार उसे है। अतः उसे सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए जिससे कि उनकी गरिमा सुरक्षित हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 32 में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारत अगर एक रहेगा, अखंड रहेगा, तभी हम अपने आदर्शों को, मूल्यों को, व्यक्ति की गरिमा को, स्वतंत्रता को, न्याय को, जितनी बातों की चर्चा किए उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब हमारी राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुरक्षित रहे। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 51 क में नागरिकों के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं कि उनके क्या कर्तव्य हैं जिससे भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा हो सके। इसके द्वारा, इन कर्तव्यों के द्वारा हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरफ एक जो तस्वीर देख रहे हैं, ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का तस्वीर है। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं। 31 अक्टूबर 2014 से इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत कई देशी रियासत में, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिसे एक भारतीय राष्ट्र के रूप में बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है, और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? तो बिस्मार्क यूरोप में स्थित एक देश जर्मनी का चांसलर था, और बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। वह भी कई राज्यों में बटा था, जिसे एक किया था, जिसके कारण उसे आयरन चांसलर कहा जाता है। उसी तरह से सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, और साथ में भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो ये नीचे के चित्र में हम भारत के प्रमुख व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे हैं, सर्वोच्च पद पर देश के पहुंचे हैं, उनका चित्र देख रहे हैं। इसमें इनसे संबंधित कुछ तथ्य को बताया गया है। जैसे ये जो देख रहे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव के रहने वाले थे, और वे 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ जो चित्र देख रहे हैं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये एक शिक्षक थे जो राष्ट्रपति बने, पहले 2 बार उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने। इनके जन्म दिवस के याद में ही पूरे देश में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो चित्र देख रहे हैं, ये अबुल पाकिर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम, ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और एक वैज्ञानिक होते हुए भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। ये चित्र भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का देख रहे हैं, और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। निर्विरोध अर्थात इनके विरोध चुनाव लड़ने वाले कोई दूसरे व्यक्ति नहीं थे। ये चित्र देख रहे हैं भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह जी का, और ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये भारत के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जो भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, राष्ट्रपति बने। अब हम लोग वीडियो के तीसरे भाग में देखेंगे, जानेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक